अभी हम पता लगाएंगे एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस में बने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को। तो ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और ये रहा इसका एक्सिस। इस एक्सिस में किसी भी एक पॉइंट में हम पता लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए ये रहा वो पॉइंट P। अब क्या करते हैं, इसी फिगर को हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अर्थात हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उसे हम बदल देंगे। एक अलग जगह से अगर इसे देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा हम कर रहे हैं ताकि चीजें हम आसानी से समझ पाएं। तो हम एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मली देख रहे हैं, अर्थात हम देख रहे हैं कहीं यहां से कुछ इस तरह से। तो हमें ये जो सर्कुलर कॉइल है ये हमें एक लाइन की तरह दिखेगा और ये जो पी पॉइंट है ये कुछ यहां पर होगा। अब चलिए देख लेते हैं पी पॉइंट सेंटर से कितना दूर है। तो ये रहा वो सर्कल का सेंटर। इस सेंटर से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को चलिए नाम दे देते हैं, ये है x। तो इस फिगर में देखें, यहां से सेंटर से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये है x और इस सर्कल का जो रेडियस है, इस रेडियस को हमने कहा ये है r। तो इस फिगर में ये जो डिस्टेंस है ये है r। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर लूप को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे, जैसे हमने इससे पहले बात किया है, यहां जो करंट एलिमेंट होगा, यहां छोटा सा जो करंट का फ्लो है इस छोटे से पार्ट से, उसके कारण जिधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां जो एलिमेंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में नहीं बनेगा। तो डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसके कारण हमें करना यह होता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके कारण किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड हम पता कर रहे हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इनफाइनाइटेसिमल लेंथ्स में स्प्लिट कर लेते हैं। तो करंट का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि हम जिस जगह से देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, जो फेस हमें दिख रहा उस फेस पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। अब हमने इसे तोड़ दिया इनफाइनाइटेसिमल लेंथ्स में। तो ये एक छोटा सा लेंथ dl और जो आइडियल वेक्टर बनेगा, अर्थात जो करंट एलिमेंट बनेगा, इस dl लेंथ पे जो करंट का फ्लो हो रहा I, इसके कारण जो करंट एलिमेंट बना, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है आइडियल, उसका डायरेक्शन होगा कुछ इधर। अब इस करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट में बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड हम पता करेंगे। तो इस दूसरे फिगर में देखें, यहां पर जो करंट एलिमेंट है वो नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। इस फिगर में देखें, ये जो आइडियल होगा इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल होगा इसका डायरेक्शन। सो अब देख लेते हैं इस आइडियल वेक्टर के कारण पी पॉइंट पे बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। उसके लिए हम यहां से पी पॉइंट को जोड़ देंगे। इस फिगर में भी हम वही करेंगे, पी पॉइंट को जोड़ देंगे और ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, चलिए इसे हम नाम दे देते हैं, ये है a। तो इस फिगर में भी ये रहा a। यहां देखिए ये जो ट्राइंगल हमें मिल रहा है, ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल होगा। आप इस पहले फिगर में देखें तो यहां आपको एक राइट एंगल दिखेगा। सो राइट ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो पाइथागोरियन थ्योरम से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर्ड इज इक्वल टू r स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड, और इससे आगे हम कहेंगे a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड। अब चलिए देख लेते हैं इस करंट एलिमेंट के कारण इस p पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा। इसका डायरेक्शन डिसाइडेड होता है राइट हैंड रूल से। तो ये रहा वो राइट हैंड। अगर हमारा थंब इंडिकेट करता है करंट एलिमेंट के डायरेक्शन को, तो बाकी जो उंगलियां हैं ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा। देखिए फंडामेंटल तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है किसी एक पॉइंट में, वो दो वेक्टर पे नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर होता है। पहला वेक्टर तो करंट एलिमेंट वेक्टर होगा और दूसरा वेक्टर होगा उस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उस करंट एलिमेंट से। अर्थात यहां पर वो दो वेक्टर है आइडियल, जिसका इस फिगर में डायरेक्शन है ये नॉर्मली आउटवर्ड्स, और दूसरा वेक्टर होगा यहां से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, अर्थात एज वेक्टर अगर हम देखें तो ये रहा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
इन दोनों पे वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर होता है। तो इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। ये जो एंगल है ये बनेगा 90 डिग्री का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बना रहा डिस्प्लेसमेंट के साथ, पर ये आइडियल अर्थात करंट एलिमेंट के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता। तो ये रहा करंट एलिमेंट इस फिगर में। इसे अगर हम पैरेलली शिफ्ट करके लाते हैं और इस P पॉइंट में आके बैठा देते हैं तो हमें दिखेगा, क्योंकि ये नॉर्मली आउटवर्ड्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस प्लेन पे है, स्क्रीन के प्लेन पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी तरह से एक और करंट एलिमेंट अगर हम कंसीडर करें एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में, तो यहां पर इसका भी जो लेंथ है dl, तो यहां पर जो करंट एलिमेंट बनेगा उसका डायरेक्शन होगा ये, वो कुछ ऐसा डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। इसके कारण P पॉइंट में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए कंसीडर करते हैं राइट हैंड। यहां पर हमारा जो थंब है ये इंडिकेट कर रहा है करंट एलिमेंट को, तो बाकी उंगलियां जो है ये इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे ड्यू टू द सेकंड करंट एलिमेंट वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इसे हमने नाम दे दिया dB डैश्ड। यहां भी इस फिगर में वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा dB डैश्ड। किसके कारण हो रहा है, ये जो दूसरा करंट एलिमेंट है उसके कारण हो रहा है। यहां पर दूसरा जो करंट एलिमेंट है इस जगह पे ये नॉर्मली इनवर्ड्स होगा। तो इस करंट एलिमेंट से हमें P पॉइंट को मिला देना है। तो हमने जैसे ही इसे मिलाया तो हम पाएंगे, फिगर से बहुत क्लियर है कि ये भी A होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि ये dB और dB डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन तो हमने पता लगा लिया। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए dB ये जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये क्यों बन रहा है, ये इस करंट एलिमेंट के कारण बन रहा है। वो करंट एलिमेंट है कितना, आइडियल, और उस करंट एलिमेंट से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना, A। अब दूसरे केस में देखें करंट एलिमेंट आइडियल और इस P पॉइंट का डिस्टेंस A। इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम कहेंगे dB का मैग्नीट्यूड बराबर होगा dB डैश के मैग्नीट्यूड को। चलिए दोनों को हम नाम दे देते हैं dB। अब हमें पता लगाना ये dB होगा कितना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से हम कह सकते हैं dB एज वेक्टर ये बराबर होगा μ0/4π, अर्थात हम मान रहे हैं कि यहां जो मीडियम है ये या तो वैक्यूम है या फिर एयर है, इनटू आइडियल एज वेक्टर क्रॉस A डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है इस आइडियल वेक्टर से इस पॉइंट का, इस डिस्टेंस का क्यूब। तो ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। इसी को हम स्केलर फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB उसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा μ0/4π इंटू आइडियल इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय A स्क्वायर्ड। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं इस वीडियो में डिराइव नहीं करूंगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक वीडियो जिसमें कि हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे चर्चा किया है, इन दोनों इक्वेशंस को डिराइव किया है, तो उसे मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। अब चलिए देख लेते हैं ये जो थीटा है, ये थीटा कौन सा एंगल होगा। देखिए इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो साइन ऑफ थीटा में थीटा वही एंगल होगा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। तो इस फिगर से क्लियर है कि ये जो आइडियल है जिसका डायरेक्शन इधर है, इस फिगर में देखें तो नॉर्मली आउटवर्ड्स है, और ये जो A है उसका डायरेक्शन कुछ इधर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर साइन ऑफ थीटा ये बन जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है ये है 90 डिग्री का। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे ये जो dB है, dB अर्थात इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा μ0/4π इंटू आइडियल डिवाइडेड बाय A स्क्वायर्ड के, क्योंकि साइन ऑफ थीटा तो 1 है।
अब ये तो रहा इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन तो सेम नहीं है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का जो मिला जुला इफेक्ट होगा अर्थात जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सिर्फ इस वेक्टर के और इस वेक्टर के कारण, उसे भी हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम स्प्लिट कर लेंगे या रिजॉल्व कर लेंगे और इसे भी वही करेंगे। तो सबसे पहले dB को हम रिजॉल्व करते हैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस में। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका और ये रहा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और साथ ही साथ हमने माना ये जो एंगल है ये एंगल है अल्फा। तो इस वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा इसका मैग्नीट्यूड जिसे हमने माना dB इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा dB इंटू साइन ऑफ अल्फा। उसी तरह से dB डैश को हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में स्प्लिट करेंगे। तो ये रहा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, उससे पहले ये एंगल भी होगा, ये बहुत क्लियर है कि ये एंगल भी होगा अल्फा। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो dB ही है इनटू कोसाइन ऑफ अल्फा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये भी बनेगा dB इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब देखें ये जो दो कंपोनेंट्स है, दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है इनका डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और ये हमेशा होगा, हर जगह पे होगा। अगर आप एक करंट एलिमेंट यहां कंसीडर करते हैं तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे एक एलिमेंट एक ऐसा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट्स को या फिर किसी एक कंपोनेंट्स को, हमेशा मुझे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं कहना चाहिए क्योंकि जब ऐसा केस आएगा तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कैंसिल करेंगे। सो हमेशा ये एक कंपोनेंट को कैंसिल करेगा और वो कंपोनेंट होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ अल्फा। तो फिर बचा हुआ रहेगा हमेशा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके साथ इसका साइन ऑफ दैट एंगल अल्फा, इसका प्रोडक्ट हमेशा बचा हुआ रहेगा। तो फिर अब देखें यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा ड्यू टू दीज टू करंट एलिमेंट्स, सिर्फ इन दोनों करंट एलिमेंट्स के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा। सो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू करंट एलिमेंट्स, चलिए इसे हम नाम दे देते हैं dB नेट। सो dB नेट इसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इनटू, सबसे पहले तो मैं इस dB का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, इस dB का। सो ये है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl ओवर a स्क्वायर्ड, तो ये तो हो गया dB। इसके साथ साइन ऑफ अल्फा हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब देखिए इन दोनों के कारण जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये बनेगा 2 इंटू dB इंटू साइन ऑफ अल्फा। तो हमें यहां पर 2 मल्टीप्लाई करना है, सो हमने कर दिया यहां पर 2 मल्टीप्लाई। सो ये हो गया dB नेट, सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स के कारण, इन दोनों करंट एलिमेंट्स के कारण। बाकी और भी बहुत सारे करंट एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हमने कंसीडर नहीं किया, अभी हम सिर्फ इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये इतना बना। अब हम कैसे पता लगाएंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए देखें हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो जितने भी करंट एलिमेंट्स होंगे, कुछ करंट एलिमेंट्स यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, ऐसे जितने भी करंट एलिमेंट्स होंगे सबको हमें जोड़ना है। अब देखें हमारे पास दो अप्रोच होगा। जब हम जोड़ेंगे सारे करंट एलिमेंट्स को तो क्या हम जोड़ते हुए इन एलिमेंट्स को भी कंसीडर करेंगे। देखें अगर आप यहां पर dB नेट को, अर्थात इस सिचुएशन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं अर्थात इन दोनों करंट एलिमेंट्स के कारण, अगर इसे हम इन दोनों को जोड़ दें, अर्थात हमने यहां पर इसे भी कंसीडर किया इस करंट एलिमेंट को और इस नीचे वाले करंट एलिमेंट को भी कंसीडर किया, और इन दोनों के कारण बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है ये।
तो जब इससे आगे हम इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे, अगला एलिमेंट हम ये कंसीडर करेंगे, तो अपने आप हम इसे भी तो कंसीडर कर रहे हैं। जब हम अगला एलिमेंट इसे कंसीडर करेंगे तो हम इसे भी तो कंसीडर कर ले रहे हैं, इसके कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड को, इसीलिए तो हमने यहां पर जोड़ के यहां पर 2 लिखा था। तो अगर आप यहां पर इन दोनों को जोड़ते हैं, dB इंटू साइन ऑफ अल्फा और dB इंटू साइन ऑफ अल्फा, अर्थात आप दोनों के कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहां से लेके सिर्फ यहां तक 180 डिग्री कंसीडर करना है। और अगर आप सिर्फ यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हैं, तो आप जब जोड़ेंगे सारे एलिमेंट्स को, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको 360 डिग्री एंगल में इंटीग्रेट करना है, अर्थात सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करना है। इस केस में अगर आप सारे एलिमेंट्स को कंसीडर कर दे तो होगा ये कि मान ले आप पहली बार जब इस डीएल को कंसीडर कर रहे हैं तो आप इसे भी कंसीडर कर रहे हैं, इसके कारण बने हुए मैग्नेटिक फील्ड को। अब वापस घूमते हुए, इंटीग्रेट करते हुए अगर आप फिर से इसे कंसीडर करें, तो इसे तो आपने 2 बार कंसीडर कर लिया ना, और जैसे इसे आपने कंसीडर किया तो आप बाय डिफॉल्ट इसे भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी 2 बार कंसीडर्ड हो जाएगा और ये भी 2 बार कंसीडर्ड हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए यहां ध्यान दे, और मैं यहां बता दूं कि कोई भी अप्रोच सही या गलत नहीं होगा, जो भी आप फॉलो करें समझ के साथ फॉलो करें। तो यहां मैं जो फॉलो करूंगा, यहां पर मैं इन दोनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा, शुरू में ही मैं इसे जोड़ दूंगा। तो मैं जो इंटीग्रेट करूंगा वो 360 डिग्री में नहीं बल्कि 180 डिग्री में इंटीग्रेट करूंगा। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सब के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर। हमने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी, तो फिर बी कितना होगा? ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा इसी का इंटीग्रेशन पूरे सरकमफरेंस में नहीं, आधा सरकमफरेंस में। तो इंटीग्रेट हम करेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू डी एल ओवर ए स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ अल्फा को। और इंटीग्रेट जो हम करेंगे आधा सरकमफरेंस पे करेंगे, अर्थात आधा सरकमफरेंस का लेंथ कितना होगा? पाई आर, रेडियस इसका आर है, तो यहां से लेके अगर आप इसके सरकमफरेंस के आधा कंसीडर करें, तो चूंकि इसका सरकमफरेंस होगा 2 पाई आर, तो आधा होगा पाई आर। सो यहां जो लिमिट होगा ये होगा 0 टू पाई आर। अब इससे आगे बढ़ते हुए यहां पर हम कांस्टेंट टर्म्स जो है उसे बाहर रखेंगे इंटीग्रल के। सो ये सारे कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ गए। साइन ऑफ अल्फा भी यहां कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि आप कहीं भी एलिमेंट कंसीडर करें, वो जो कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा उसके साथ अल्फा ही एंगल बनाएगा हमेशा। तो ये भी एक कांस्टेंट। और इंटीग्रेट हम करेंगे किसे? डीएल को। तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एल मिलेगा, और लिमिट्स हैं 0 टू पाई आर। तो जब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो b है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ अल्फा। और dl को इंटीग्रेट किया हमने तो हमें मिला l। l का लिमिट, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई आर, तो वो बन जाएगा पाई आर। सो इनटू पाई आर। तो मुझे पाई आर को पहले लिखना चाहिए, साइन ऑफ अल्फा को बाद में लिखना चाहिए, तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं, पाई आर को पहले, यहां पर इंटू पाई आर और साइन ऑफ अल्फा बाद में। अब यहां पर देखें 2 टर्म्स है, एक तो ये अल्फा और ये ए। ये दोनों टर्म्स जब सिचुएशन दिया हुआ रहेगा तो गिवन नहीं रहेगा। यहां पर ये ए गिवन नहीं होगा और ये अल्फा भी गिवन नहीं होगा। गिवन टर्म्स क्या क्या होंगे? जब हम सर्कुलर लूप के कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड को पता कर रहे हैं, तो वो सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है ये गिवन रहेगा, हमें पता होना चाहिए कि ये बड़ा है, छोटा है, कितना बड़ा, कितना छोटा है। साथ ही साथ जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो सेंटर से कितना दूर है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो नोन टर्म्स हो गए ये आर और ये एक्स। तो आर और एक्स के टर्म में ही ये जो इक्वेशन हम बना रहे हैं ये इक्वेशन होना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा? अल्फा को किसी तरह से हटाना होगा इस इक्वेशन से, अर्थात साइन ऑफ अल्फा को हटाएंगे हम यहां पर, और इस ए को किसी तरह से हम
एक्स और आर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए के लिए तो देखें ये है ए का वैल्यू, उसी तरह से देख लेते हैं साइन ऑफ अल्फा क्या होगा इस फिगर में। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री, और ये अगर अल्फा होगा तो आप ध्यान अगर लगाएंगे तो आप पाएंगे ये जो एंगल है ये एंगल भी होगा अल्फा। क्यों? क्योंकि देखिए ये हो गया अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ये जो पूरा एंगल है ये है 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां पर ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री माइनस अल्फा, और यहां पर देखिए ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ होगा अल्फा। सो ये एंगल होगा अल्फा। अब इस फिगर से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर आर ओवर हाइपोटेन्यूज ए। सो ये तो हो गया साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू, और ये हो गया ए का वैल्यू। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ए के जगह स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड, अर्थात ए स्क्वायर्ड के जगह आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड। सो यहां पर ये सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड से, और साइन ऑफ अल्फा के जगह हम लिखेंगे आर डिवाइडेड बाय ए। तो उससे पहले हम यहीं पर लिख लेते हैं आर डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि यहां पर ए अपीयर करेगा जिसे हम यहां पर क्यूब कर देंगे। तो वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू पाई आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ अल्फा में हम लिखेंगे आर डिवाइडेड बाय ए। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमें मिलेगा यहां पर ए क्यूब्ड, और इस आर के जगह हम कहेंगे यहां आर स्क्वायर्ड। और हमें पता है कि ये जो ए है इसका जो वैल्यू है ये है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड। तो ए क्यूब जो होगा ये बराबर होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू द पावर हाफ। ये तो था ए का वैल्यू, तो ए क्यूब्ड का जो वैल्यू होगा ये होगा टू द पावर 3/2। सो इसी वैल्यू को हम यहां पर ए क्यूब्ड के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हमें मिलेगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसका कि डायरेक्शन होगा एक्सिस के डायरेक्शन में ही, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर्ड आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2। अब देखिए इसी इक्वेशन से आगे हम दो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। सो एक स्पेशल केस ये है, स्पेशल केस 1 ये है कि द लूप हैज n टर्न्स, लूप हैज n टर्न्स, अर्थात ये लूप जो है, सर्कुलर लूप जो है, इसमें एक टर्न नहीं बहुत सारे टर्न्स है, n टर्न्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एक टर्न के लिए अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड हो तो n टर्न्स के लिए n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू n इंटू आर स्क्वायर्ड इंटू आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2। अब एक और स्पेशल केस कंसीडर करते हैं जब x इज इक्वल टू 0, अर्थात वो पॉइंट उस सर्कुलर लूप के सेंटर में होगा। तो सेकंड स्पेशल केस, स्पेशल केस 2 ये बता रहा x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम जो मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये है इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर में। तो इस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, x के जगह 0 पुट करके देखें क्या होगा। तो चलिए देखते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस केस में होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर्ड इंटू आई डिवाइडेड बाय, ये टर्म देखे, आर स्क्वायर्ड प्लस 0 टू द पावर 3 ओवर 2, तो ये बन जाएगा आर क्यूब्ड। तो ये कितना बना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय आर। तो ये था एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस में किसी भी एक पॉइंट में बने हुए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन।